अब सवाल यह है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सच कह रहे हैं तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान और जकार्ता में भारत के डिफेंस सचिव कैप्टन शिव कुमार ने जो कहा कि वो झूठ था, फर्जी था, गलत था। सवाल यह है, सेना के दोनों अधिकारियों ने नुकसान की बात मानी और जब उनका बयान आया तब किसी तरह का कोई भी खंडन नहीं किया गया। नैरेटिव वॉर आप पे झेली नहीं गई, आप नैरेटिव वॉर में भारत बहुत पीछे हट गया, चला गया। कैप्टन शिव कुमार ने यह कहा कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों निशाना बनाया तो पाकिस्तान की सेना ने हमला कर दिया जिसमें भारत के लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ। बताइए अब क्या कहूं, क्या मानूं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब ये सवाल नहीं है कि 5 गिरे, 2 गिरे, 6 गिरे, रफेल गिरा, नहीं गिरा, लेकिन ये सही है कि विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं, डैमेज हुए हैं। लेकिन 193 देशों में से 182 देशों ने आपका समर्थन कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। 193 देशों में से 182 देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, ये हमारी सफलता कैसे हो सकती है, मुझे आप बता दीजिए। बिल्कुल सफलता नहीं हो सकती। हम अपना वो बहुत जिगरी दोस्त खो रहे हैं जो बरसों की विदेश नीति के बाद हमने बनाया था। अब रशिया जिसके साथ हमारी दोस्ती 50 साल पुरानी थी, आज पाकिस्तान के साथ क्रूड ऑयल बेच रहा है, गैस पाइपलाइन बना रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है और फ्रेट ट्रेन चला रहा है, और हम बस फोटो खिंचवा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी सबसे पावरफुल कुर्सी पर आज पाकिस्तान बैठा है। अजीत डोभाल की बात को लेकर इन्होंने बात कही। मेरा सवाल अजीत डोभाल से भी है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वो एक दावा कर देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने यहां तक भी चुनौती दे दिया और ये कह दिया कि किसी के पास कोई तस्वीर नहीं है, अगर है तो दिखाइए कि भारत को कहां नुकसान हुआ है। उनका दावा है कि एक भी सबूत नहीं है जो भारत का कोई नुकसान हुआ हो। मेरा सवाल यह है कि नुकसान से आपका क्या अभिप्राय है, आपका क्या मतलब है। सुधीर चौधरी जी, आपने इसको मिस आउट किया, आपने ये नहीं बताया। तभी माना जा रहा है कि लड़ाकू विमानों से लेकर के ड्रोन और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर भारत के लड़ाकू विमानों के बेस तक कहीं भी भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मतलब ये निकलेगा। अब सवाल यह है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सच कह रहे हैं तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान और जकार्ता में भारत के डिफेंस सचिव कैप्टन शिव कुमार ने जो कहा कि वो झूठ था, फर्जी था, गलत था। सवाल यह है, सेना के दोनों अधिकारियों ने नुकसान की बात मानी और जब उनका बयान आया तब किसी तरह का कोई भी खंडन नहीं किया गया। नैरेटिव वॉर आप पे झेली नहीं गई, आप नैरेटिव वॉर में भारत बहुत पीछे हट गया, चला गया। जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में एक विदेशी मीडिया से बात करते हुए यह माना कि लड़ाई में भारत को नुकसान हुआ है। प्रशांत धवन कहते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट देना क्यों, खैर वो उनकी सोच। हालांकि कितना हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जनरल चौहान ने यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई के पहले दिन जो नुकसान हुआ था वो हुआ। उसके बाद उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि कितना नुकसान हुआ ये अहम नहीं है, क्यों नुकसान हुआ ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर जनरल चौहान ने यह कहा कि उनके पास भारत ने अपनी रणनीति पर विचार किया और फिर वो 9 और 10 मई की रात को बड़ी कार्रवाई की। उनके इस बात से बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जकार्ता में भारत के डिफेंस सचिव कैप्टन शिव कुमार ने भी कही थी इसी बात को। उन्होंने कहा था कि भारत के राजनीतिक नेतृत्व का संदेश स्पष्ट था कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना आपको नहीं बनाना है किसी भी तरह से। भारत को ऐसा लग रहा था कि परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान सैन्य ठिकानों को निशाना अगर बनाएंगे तो पलटवार करेगा। लेकिन अगर सिर्फ आतंकवादी कैंप को, उनके ठिकानों को अगर हम टारगेट करेंगे, उस पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान इससे दूर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैप्टन शिव कुमार ने यह कहा कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों निशाना बनाया तो पाकिस्तान की सेना ने हमला कर दिया जिसमें भारत के लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ। बताइए अब क्या कहूं, क्या मानूं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। बहुत साफ शब्दों में दोनों सैन्य अधिकारियों ने लड़ाकू विमानों के नुकसान की बात मानी है। अब यह सवाल नहीं है कि 5 गिरे, 2 गिरे, 6 गिरे, रफेल गिरा, नहीं गिरा, लेकिन यह सही है कि विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं, डैमेज हुए हैं। क्षतिग्रस्त विमानों की किसी के पास तस्वीरें नहीं है। सो अगर डोभाल साहब का तर्क मान लिया जाए तो तस्वीर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि विमान गिरे ही नहीं। यह भी हैरान करने वाली बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज लोगों से सबूत मांग रहे हैं कि वो तस्वीर दिखाएं कि भारत को कहां नुकसान हुआ है। लेकिन जब बालाकोट और उरी हमले को लेकर सबूत मांगे जा रहे थे कि पाकिस्तान को हुए नुकसान का सबूत दिखाएं, तो सबूत मांगने वालों को आपने देशद्रोही तक कह दिया था। अगर डोभाल साहब की बात मान ली जाए, तस्वीर नहीं है तो इसका मतलब यह है सबूत नहीं है और वह घटना नहीं हुई है। सिंपल, सबको पता है कि युद्ध में जीतने वाले को भी नुकसान होता है। लॉजिक, भारत जीता, फिर भी उसको कुछ नुकसान जरूर हुआ। ये स्वीकार करने में क्या समस्या है, ये वाला मुझे पॉइंट आप समझा दो। प्रशांत धवन एंड टीम, आप भी समझाओ। मुझसे व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे कि भारत की डिप्लोमेसी किस तरफ जा रही है, विश्वास कीजिएगा भारत कहां खड़ा है भारत को खुद नहीं पता। मैं भारतीय होने के बाद भी इस बात को क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको समझाता हूं। अब आप समझ लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति अगर मुझसे पूछेंगे ना कि भैया ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था, करोड़ों रुपए बर्बाद फूंक दिए, ये शब्द मुझे क्यों बोलने पड़ रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। इस बात का जवाब मुझे दीजिए। पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया, ये बड़ी बात नहीं है। रोटेशनल वे पे प्रोसीजर में आपका नाम आना ही था। लेकिन 193 देशों में से 182 देशों ने आपका समर्थन कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। भारत पाकिस्तान का नाम लेके हमेशा ही कोट तो करता था कि ये टेररिज्म को बढ़ावा देता है, फंड करता है, उनको जमीन देता है और देश में अशांति हो सके सब प्लानिंग वहीं से बैठ के करवाता है। उसके बावजूद भी 193 देशों में से 182 देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। ये हमारी सफलता कैसे हो सकती है, मुझे आप बता दीजिए। बिल्कुल सफलता नहीं हो सकती, इसलिए मुझे दोबारा से यहां पर आके बात करनी पड़ सकती। मल्टी फ्रंट डैमेज हो चुका है भारत को, यह भी आपको समझना पड़ेगा। रशिया जैसा हमने बरसों पुराना दोस्त खो रहे
रहे हैं। रशिया अफगानिस्तान को मान्यता दे रहा है, अब चाइना देगा। भारत के लिए क्या स्थिति बन रही है ये तो सोचकर मैं बहुत डर जा रहा हूं, मैं अंदर से कांप जा रहा हूं, रूह कांप जा रही है मेरी। रशिया भारत को ना उसी के लहजे में उसी को जवाब दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए हैं क्योंकि सरकार ने हमारे हाथ बांधे हुए थे। सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात किसने कहा था? इंडोनेशिया के भारतीय दूतावास में तैनात डिफेंस अटैची नेवी के कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने इस बात को कहा था। पाकिस्तान ने हल्ला मचाया कि हमने भारत के कई सारे फाइटर जेट्स गिरा मारे, बहुत गिरा दिए। भारत ने बोला हमने भी तो बहुत गिरा दिए। भारत बोलता रहा कि हमने 6 फाइटर प्लेन गिरा दिए हैं, तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने तो 6 भी गिरा दिए, उसमें हमने आपके S-400 भी गिरा दिए। अब 6 गिराए कि 2 गिराए 3 गिराए हमें पता नहीं, लेकिन दुनिया 3 मान के चल रही है कि 3 भारत के भी फाइटर प्लेन गिरे हैं। ये चर्चा मोटी मोटी हुई है, 6 नहीं मान रहे, 3 गिरे हैं। अब इसमें हुआ क्या? यहाँ पर अब आप कहेंगे कि भाई चलो कम से कम उनके ज्यादा गिर गए, हमारे कम गिर गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आम नागरिक हमारे भी मरे, डैमेज वहां पर भी हुआ, आपके भी गिरे, हमारे भी गिरे, लेकिन जश्न बड़ा जबरदस्त दोनों तरफ बनाया गया। पाकिस्तान के लिए हमें देखे वहां भी बहुत जश्न बन रहा है, भारत में देखा यहाँ भी जश्न बन रहा है। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट ने ये बोला कि देखिए पाकिस्तान, जब नरेंद्र मोदी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आया। पहलगाम, फिर उसके बाद 2 सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, फिर एक और किया था, तो उसके बाद डैमेज को समझ नहीं पाया था, भारत का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया था। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से चुपचाप ठीक है हो गया, हमने ये कर दिया, वो कोई छुटपुट बयानबाजी होती फिर बंद हो जाता था। लेकिन पहलगाम के बाद पाकिस्तान ने बहुत जोर शोर से ना वीडियो फुटेज जो प्रचार प्रसार किए और जनता को विश्वास दिला दे कि हमने भी बहुत कड़ा प्रहार किया है, हमने भी भारत का बहुत नुकसान किया है। तो पाकिस्तान ने ये तो जता दिया कि हमने भारत का बहुत बड़ा नुकसान जरूर किया है, इसलिए वो जश्न मना रहे, बनाते रहिए, कोई बात। कितना नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस पर क्लैरिटी भारत की तरफ से नहीं आई थी। लोगों को लगने लगा कि यार छुपा रहे, इसका मतलब कुछ ज्यादा नुकसान हो गया होगा। एक परसेप्शन बना लोगों के बीच में, ज्यादा नुकसान हो गया है, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया होगा, इसलिए छुपाया जा रहा है। ये बात थी। अब भारत ने ना पहलगाम जो अटैक हुआ था जिसमें क्लियरली हमारे 26 नागरिकों को आतंकवादियों ने मार दिया था, क्लियरली भारत पाकिस्तान ने ऐसा मैसेज बनवा दिया कि भारत ने ना अपने लोकल पॉलिटिक्स की वजह से बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया है। ये धारणा बन चुकी थी। अब इसी धारणा को तोड़ने के लिए तब ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया गया कि भैया भारत की बात है, चले जाइए, बताइए दुनिया को हमने क्यों किया ऐसा। विश्वास कीजिए उस ऑल पार्टी डेलीगेशन के बाद भी एक छोटा देश भी खड़ा नहीं है कि जो कह सके हम पाकिस्तान के खिलाफ वोट करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ है आपकी ऑल पार्टी डेलीगेशन, करोड़ों रुपए का क्या हुआ, गए पिकनिक बनाकर आ गए। वो आतंकवादी कौन थे जिनको पकड़ा गया, नाम आए निकल गए, पकड़े ही नहीं गए, मतलब कहां मिस्टर इंडिया हो गए, वो सब कहां चले गए। मैंने आपको पहले ही कहा था जब कार्रवाई होती है ना तो बेसिक सवाल जो पूछे जाते हैं वो नहीं पूछे जाते फिर बाद में। आरडीएक्स जब आया था कैसे आ गया था, ना जब आज है ना मेरे पास ना आपके पास, कभी भविष्य में होगा। वो बेसिक सवाल पूछने बंद कर देती है हमारी मीडिया। मतलब ऑल पार्टी डेलीगेशन जब अपने पिकनिक टूर के तहत ना कोलंबिया गया तो एक छोटे देश ने भी ना पाकिस्तान की निंदा करने से इनकार कर दिया था। यह है सफलता अपनी ऑल पार्टी डेलीगेशन की। और यह संदेश बनवा दिया गया है कि भारत ने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चक्कर में ना ये सब ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन कर दिया है और दुनिया उसको मान भी रही है। और दूसरी बात, चलो ये तो परसेप्शन दुनिया में क्या बना वो अलग चीज है, लेकिन डिप्लोमेटिकली भारत के साथ 4 देश ने पीछे खड़े हुए। हम अमेरिका करीब है लेकिन उससे दूर दिखाई दे रहे हैं। रशिया को दिखाई दे रहा है कि हमारे पास तो भारत का पता नहीं क्या स्थिति हो रखी है, वो वैसी जो उम्मीदें हैं वो खत्म करके बैठा है रशिया। ये पाकिस्तान को फंड मत दीजिए, इसको आइसोलेट कीजिए, बहुत कहते रहे। उसके कहने के बाद भी क्या हुआ, रशिया ने पाकिस्तान के साथ 40,000 करोड़ की डील कर ली, IMF ने 2.3 अरब डॉलर का लोन मंजूर कर दिया और कोई भी देश पाकिस्तान की निंदा भी नहीं कर रहा है। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि डिप्लोमेसी फेलियर, डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी, इस पे बातचीत क्यों ना की जाए। सवाल तो ये है ना। अब मुझे बताइए क्या मतलब पॉजिटिव वाइब आ रही है आपको? टीवी पर हेडलाइन चलती है इंडिया इज लीडिंग द ग्लोबल साउथ। मोदी जी बोल रहे हैं भारत विश्व गुरु बन गया है। गोदी मीडिया कहता है वर्ल्ड मोदी को सुनता है, भारत ग्लोबल पावर बन चुका है। लेकिन असली दुनिया में क्या हो रहा है? रशिया जिसके साथ हमारी दोस्ती 50 साल पुरानी थी, आज पाकिस्तान के साथ क्रूड ऑयल बेच रहा है। Pakistan will start importing oil and gas from Russia as per a joint statement from the two countries. The terms of the trade which are expected to begin in March. गैस पाइपलाइन बना रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है और फ्रेट ट्रेन चला रहा है और हम बस फोटो खिंचवा रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसी को एक PR स्टंट बना दिया है। समिट करवाओ, कैमरा एंगल परफेक्ट करो और नैरेटिव पुश करो, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन सवाल यह है, अगर इंडिया इतना स्ट्रांग है तो रशिया ने पाकिस्तान का हाथ क्यों पकड़ा? अगर हम विश्व गुरु बन गए हैं तो नेबर्स हमसे दूर क्यों जा रहे हैं? अगर भारत राइजिंग पावर है तो हर ग्लोबल अलायंस से हम बाहर क्यों हो रहे हैं? क्या डिप्लोमेसी सिर्फ इवेंट्स और हैशटैग से चलेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ ऑप्टिक्स या नेशनलिज्म पे टिकी है? ये वीडियो उन सब चीजों का पोस्टमार्टम करेगा जो मीडिया छुपाता है, फॉरेन पॉलिसी का असली रिपोर्ट कार्ड। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। मोदी गवर्नमेंट ने देश को यह समझाया कि रशिया हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है, कि चाहे दुनिया का मैप बदल जाए मॉस्को दिल्ली के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन ग्राउंड पे सच ये है कि रशिया आज ओपनली पाकिस्तान के साथ अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहा है। गैस हो, स्टील हो, फ्रेट हो या मिलिट्री हो, हर फ्रंट पे। जून 2023 पाकिस्तान ने पहली बार रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। 45,000 टन क्रूड ऑयल कराची पोर्ट पे उतरा।
पेमेंट हुआ चाइनीज युआन में, डॉलर का यूज तक नहीं किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा दिस इज द बिगनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप विद रशिया। इंडिया डिकेड से रशिया से हेवीली ऑयल और डिफेंस इंपोर्ट करता था, लेकिन मोदी जी के स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के दौरान रशिया ने पाकिस्तान को अल्टरनेटिव बनाना शुरू कर दिया। और ऑयल तक की बात नहीं रुकी। जुलाई 2023 में रशिया ने एलपीजी के 10 टैंकर्स भेजे पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते, बाईपासिंग इंडिया कंप्लीटली। यानी एनर्जी ट्रेड के लिए रशिया ने पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर दे दिया, वो भी युआन में पेमेंट के साथ। इंडिया पुरानी दोस्ती लेकर बैठा रह गया। फिर आता है पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, एक 1100 किलोमीटर की मेगा पाइपलाइन जो कराची से पाकिस्तान के पंजाब तक जाएगी। रशिया पूरा डिजाइन करेगा, बिल्ड करेगा और फंड भी करेगा। यानी अब पाकिस्तान के अंदर रशिया परमानेंट एनर्जी स्टेक होल्डर बन रहा है। कराची स्टील मिल रिवाइवल प्रोजेक्ट भी उसी का हिस्सा है। 1970s में सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को यह स्टील प्लांट गिफ्ट किया था। अब 2025 में रशियन डेलीगेशन ने फिर से साइट विजिट किया। सिंध सीएम ने कंफर्म किया रशिया के साथ मिलकर प्लांट मॉडर्नाइज होगा। मतलब जो इंडस्ट्रीज इंडिया रशिया दोस्ती का सिंबल हुआ करती थी, आज वो पाकिस्तान रशिया रिवाइवल का हिस्सा बन चुकी है। और अब बात फ्रेट और लॉजिस्टिक तक पहुंच गई है। मार्च 2025 में रशिया के डेप्यूटी पीएम एलेक्सी ओवरचुक ने अनाउंस किया रशिया और पाकिस्तान के बीच फर्स्ट एवर डायरेक्ट फ्रेट ट्रेन स्टार्ट होगी। रूट होगा रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान और तब पाकिस्तान। और इंडिया कहां आ रहा है? इस कॉरिडोर में इनवाइटेड भी नहीं है, डिस्कशन तक में नहीं है। और सबसे डेंजरस डेवलपमेंट जो है वो है मिलिट्री कोऑपरेशन। रशिया और पाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स अब हर साल कर रहे हैं। आर्मी ड्रिल जिसको ध्रुसबा के नाम से जाना जाता है, और नेवल ड्रिल जो अरेबियन मॉनसून कहलाता है। मार्च 2025 में अरेबियन सी में ड्रिल्स हुई। रशिया और पाकिस्तान नेवी ने टैक्टिकल ऑपरेशंस जॉइंटली किए। उसके बाद रशियन डेलीगेशन ने जिन्ना के मजार पर ट्रिब्यूट दिया। अब ये किसी नॉन अलाइंड फ्रेंडशिप का सिग्नल नहीं है, ये डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। और वो अलाइनमेंट अब इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। और सबसे बड़ा इंसल्ट क्या है पता है? ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, लेकिन इंडिया के टीवी पर एक भी डिबेट नहीं चली। क्यों? क्योंकि नैरेटिव फैल जाता ना कि मोदी जी ग्लोबल लीडर नहीं है। इंडिया डिप्लोमेटिकली साइडलाइन हो चुका है।